Good morning students, welcome to SJI online class 7 हिंदी लिटरेचर लेसन 2 हेर फेर। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 2 हेर फेर नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले इस कहानी को पढ़ाने से पहले मैं आपको जो इसका सामान्य परिचय है, इसकी क्या शिक्षा है, ये मैं आपको समझाऊंगी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जीवन में आज दुख है तो कल सुख है। अवश्य मिलेगा। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आता ही रहता है। कुछ लोग सुख एवं विकास के दिनों में फूले फूले फिरते हैं। उनके अभिमान की सीमा नहीं रहती। पैसा, रूप, विद्या और गुण प्राप्त कर लेने पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ की शिक्षा यही है कि व्यक्ति जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, परंतु उसे अपने होशियारी पर, अपनी विद्या पर, अपने गुण पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज मैं आपको पाठ 2 हेर फेर को पढ़ करके समझाऊंगी। एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ काट होता है संध्या के समय मजदूरी के पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर की तरफ चला आता है। बहुत दूर से उसने अपनी कच्ची झोपड़ी के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा। देखते ही वह समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी ना था। उसके घर में चूल्हे और 2-4 बर्तनों के अलावा और कोई साज सामान ना था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में मजदूरी के पैसे बंधे हुए थे। उसके दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने देखा और उसे ख्याल आया। ख्याल का अर्थ होता है ध्यान आना। ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूंगा। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे और बारात के आगे आगे चलने वाले नौकरों से उसने कहा, एक तरफ हट जा। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा और चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झोपड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहां अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था। निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और सजल आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन है न दौलत, न महल है न अटारियां, न नौकर है न चाकर। फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है? धन्यवाद छात्रों। आज इस
वीडियो में इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में यह कहानी पूर्ण करूंगी। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institution. I am A.K. Trivedi and today I will teach you in English grammar chapter number 1 revision exercise number B. In this exercise you have to fill in the given blanks with suitable preposition. Okay? Definitely in lower classes you have been taught use of preposition. This is a very large topic. विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड प्रीपोजिशन का जो रूल्स है बहुत ज्यादा है। इसको एक दिन में लर्न नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे इनको हमें प्रैक्टिस करके हम रट सकते हैं और करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना सीख सकते हैं। तो ये रिवीजन एक्सरसाइज है। आई विल टेल यू ओनली टू फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस गिवन एक्सरसाइज विद सुटेबल प्रीपोजिशन। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, माय फादर इज डैश डैश होम गैप दिस टाइम। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मेरे पिता इस समय घर पर है। ओके, मेरे पिताजी इस समय घर पर है। स्टूडेंट्स, होम इज अ पर्टिकुलर प्लेस, घर पर, दैट मीन्स घर के अंदर। तो के अंदर के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन हम इन का यूज करेंगे। माय फादर इज इन होम। और दिस टाइम, टाइम के संदर्भ में हम एट का प्रयोग करते हैं। एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock। ओके, इन होम एट दिस टाइम। नंदू कम्स, नंदू आता है फुट। कैसे आता है? पैदल। स्टूडेंट्स, जब भी फुट लगाएंगे, पैदल चलने के अर्थ में प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। नंदू कम्स ऑन फुट। बट इफ वी यूज एनी काइंड ऑफ व्हीकल लाइक बस, कार, ट्रेन, प्लेन एटसेट्रा, वी यूज बाई। ओके, बाई बस, बाई प्लेन, बाई कार एटसेट्रा। बट पैदल जाने के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। किसी भी व्हीकल के पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई ट्रेन, बाई कार, बाई रिक्शा एटसेट्रा। व्हाई आर यू एंग्री? स्टूडेंट्स, यू नो एंग्री हिम। इस सेंटेंस का मतलब है आप उससे नाराज क्यों हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, एक रूल है एंग्री। जब भी आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं, यदि व्यक्ति से नाराज है तो एंग्री के बाद हम विद का प्रयोग करते हैं। एंग्री विद। बट इफ यू आर एंग्री एट समबडीज बिहेवियर, अगर आप किसी के बिहेवियर से नाराज हैं, एट आएगा। ओके, तो यहां पर हम विद का प्रयोग करेंगे। एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर। अगर बिहेवियर होता तो एंग्री एट होता। बर्ड्स पर्च, चिड़िया बैठी थी। कहां पर? द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत पर। ओके, दिस इज एग्जैक्ट प्लेस। और जब भी कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर होती है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, वी यूज प्रीपोजिशन ऑन। बर्ड्स बैठी हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आइए, वी शुड अवॉइड द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। स्टूडेंट, एक रूल होता है अवॉइड। अवॉइड के बाद
हमेशा by का प्रयोग होता है, abide by। ये there are some words which you have to learn by heart, यानी आपको रटना ही पड़ेगा। like angry with पर्सन के लिए, angry at बिहेवियर के लिए abide by होता है, यानी रूल कानून मानना बंधा होगा। नेक्स्ट I chased 2 km, chased means ran, पीछा किया। मैंने स्ट्रेच का 2 किलोमीटर तक पीछा किया। तो chased 2 km आफ्टर, के पीछे, किसी वस्तु के पीछे भागना, पीछा करना। इन दिस सेंस वी विल यूज प्रीपोजिशन आफ्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द होल कंट्री ड्राइड ड्यू टू ड्राफ्ट। This is phrasal verb. Students, there are several phrasal verbs. The use of preposition is pre-decided. So here, dried up. Dried up means सूख गई. Okay? The whole country dried up due to drought. सूखा की वजह से पूरा देश सूख गया. Drought means a period when there is no rain. Why are you hovering? Dash me. Hovering means होता है झुकना, लहराना, flying, etc. तो hovering over. ओके, hovering के बाद हम preposition over का प्रयोग करते हैं। Why are you hovering over me? Naman met dash dash an accident yesterday. नमन के साथ कल एक हादसा हो गया। तो here we will use preposition met with होता है। नमन met with an accident. Now next, John is standing as the door step. कहाँ पर खड़ा है? Door step, दरवाजे पर, दरवाजे के ऊपर नहीं। That means this is a fixed place. और fixed place बताने के लिए we use preposition at. John is standing at the door step, like at the booking window. Look at the blackboard, look at the painting, at the railway station, at the airport, at a small village, etc. So students, note down this exercise in your fair notebook in good handwriting and try to learn the rules of preposition. Preposition is a very large and difficult subject, but don't worry, slowly and slowly you will learn it. Okay, thank you for attending today's class. Next day I will explain the next exercise. Bye bye. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class, we have completed exercise 1A. Today we will be starting with exercise 1B. Okay? So in exercise 1B, question number 1 says add the following integers. Okay? Add the following integers. That means you have to add the integers in this question. So I am doing question number 1, second part. It is saying 73 and minus 37. 73 and minus 37. Okay? Add करना है, इसका मतलब it will be 73 plus here minus 37. Okay? And you all are very much aware about the fact that when plus and minus signs are multiplied, they convert into negative. So it will be 73 minus 37. 73 minus 37 will be equal to 36. Okay, so 73 minus 37 is equal to 36. So that will be your answer. Moving to question number 3rd. Question number 1, third part. It is saying minus 26 and minus 45. Minus 26 and minus 45. And you are required to add them. That will be equal to minus 26 plus then minus 45.
two signs are being multiplied, plus and minus will give us minus. It will be minus 26 and minus 45. Now minus and minus will be plus. That means we are required to add both the numbers. So it will give us 6 plus 5 11, 1 carry, 4 plus 6, 4 plus 2 6 plus 1 7, and negative sign. So answer will be minus 71. Now question number 2. Find the additive inverse of the following given integers. Additive inverse का मतलब होता है कि you are required to do the negation of the given integer. That means you have to put a negative sign before the given integer. That will be the additive inverse of this number will be minus times 23. Okay, which will give us ultimately minus 23. Hence we can say that the additive inverse of 23 will be equal to minus 23. Now coming to the third part, it is minus 1. I have already told you that additive inverse is the negation of the given integer. So it will be equal to minus times minus 1, and minus times minus 1 is equal to plus 1. Okay, so additive inverse of minus 1 will be equal to plus 1. From here we can draw a conclusion that the additive inverse of the negative values are positive and the additive inverse of positive value is negative. Okay. Now question number 3, it is saying evaluate. That means you are required to find the values of the given equation. That equation नहीं बोल सकते हैं कि given जो operations है उनकी value find करनी है. ठीक है. You are very much aware कि यहाँ minus और minus and multiply होंगे तो positive हो जाएगा. It will give us 18 plus 8. That is equal to 26. This is the second part of question number 3. Now fifth part. It is minus 1 then minus then bracket minus 19. That will give us minus 1 minus minus plus 19. Now minus 1 and plus 19 will be plus times 18 because minus और plus क्या होता है नेगेटिव माइनस होता है. सब्ट्रैक्ट करोगे 18 आएगा. ठीक है, साइन किसका लगता है बड़ी वैल्यू का. दैट विल बी आंसर विल बी plus 18. In question number 4, it is saying verify. That means you have to prove that the things written on the right hand side of the equal to sign is equal to the things written on the left hand side of the equal to sign. Before starting that, I would like to tell you few properties related to the addition of the integers. They are important because question number 4 में आपको exactly operation नहीं करना है. उन properties को use करके आपको बताना है कि कौन सी property का use करके जो given question है वो verify हो रहा है. ठीक है, तो in that progress the first thing is commutative law of addition. What does commutative law of addition means? That means if you are adding a plus b, that will be equal to b plus a. That means आप a में b को ऐड करो या b में a को ऐड करो, हमेशा जो आंसर आता है वो सेम आता है, इक्वल आता है. इसको बताने की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज आप खुद जानते हो कि अगर आप मान लो 2 plus 3 करते हो वो 3 plus 2 के भी इक्वल होगा क्योंकि इधर से भी आंसर 5 आएगा इधर से भी आंसर 5 आएगा. लेकिन आपको ये एक्चुअली ऐड नहीं करना है, आपको बोलना है कि 2 plus 3 is equal to 3 plus 2 because it is following the commutative law of addition. ठीक है, तो इसका यूज करके आपको इसमें क्वेश्चंस करने होंगे. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का लुक एट द फर्स्ट पार्ट. इट इज रिटन -14 plus 9 is equal to 9 plus minus 14. You can clearly see that this minus 14's place has been shifted to second place and this 9th position has been shifted to first place. मतलब स्वैपिंग कर दिया गया. a plus b is equal to b plus a. यहाँ पे क्या हो रहा है, वैलिड हो रहा है. तो यहाँ पे क्लियरली आप बोल दोगे कि it is verified by the law of commutative law of addition. ठीक है, इस तरीके से करना होगा. Now coming to the associative law of addition. What does associative law of addition means? It deals with total 3 integers. For example, if you are writing a plus b and then plus c, it will be equal to a plus b plus c. Okay? It says पहले आप ब्रैकेट में लिखी वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. उससे जो रिजल्ट आएगा उसमें बाद वाली वैल्यू को ऐड करेंगे. या फिर आप पहले लास्ट में लिखी हुई दोनों वैल्यूज को ऐड करो और पहले वाली जो लिखी वैल्यू है उस पे बाद में उसको ऐड करो. दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. फॉर एग्जांपल इफ राइटिंग 5 plus 7, हियर यू आर राइटिंग plus 2. ठीक है,
दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 2. ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इट विल बी 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14. Here it will be 7 plus 2 9, 9 plus 5 14. From both the sides answer is coming out to be 14. वो तो क्लियर ही है, लेकिन आपको एक्चुअली इसको सॉल्व नहीं करना है. कहीं भी ऐसा दिखाई दे आपको जहां पे a plus b ब्रैकेट प्लस c का फॉर्म बन रहा हो, तो आप बोल देंगे इट इज बीइंग वेरीफाइड बाय द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. फॉर एग्जांपल इन क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डूइंग थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट इट इज सेइंग -6 plus -8 plus 12 equal to -6 plus -8 plus 12. Here you can clearly see that this is a plus b plus c, है ना? That is equal to a plus b plus c. From this, without actually solving these things, you can clearly say that this is being verified by the associative law of addition. ठीक है, तो बाकी दो पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हैं. Now question number 5 is fill in the blanks. ठीक है, this you can do by yourself. इतना टीचर्स ने बताने के बाद I think something should be done by yourself. ना, question number 5 is not that difficult and you can easily do that by using these लॉज. ना, इन लॉज को यूज करके ही करना है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में इट इज रिटन -6 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस क्या आएगा? -6 आएगा, बिकॉज़ ये कौन सा लॉ है? कम्यूटेटिव लॉ अभी बताया मैंने ना, a plus b will be equal to b plus a. सिमिलरली बाकी प्रॉपर्टीज से यूज करके भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सेइंग सबट्रैक्ट द सम ऑफ -137 sum of -137 and -43. इन दोनों के सम को किसमें से सबट्रैक्ट करना है? सम ऑफ -103 and 27. ठीक है, इसके सम में से इसके सम को क्या कर देना, आपको सबट्रैक्ट कर देना ना. तो इसके नॉट अ बिग डील. पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो इट विल गिव अस I think 103 minus 27, that will be equal to 76, isn't it? But 103 is of negative value, it will give us -76. ठीक है, तो यहाँ से -76 मिलेगा आपको. इन दोनों का सम करोगे तो it will give us -180. ठीक है, तो इसके सम में से इसके सम को सबट्रैक्ट कर देना. ठीक है, that you can do by yourself. Now moving to question number 7. This is also same as question number 6. Question number 8 is also same as question number 6. Now question number 9 and question number 10. ठीक है, तो question number 9 में जो आपको करना है that is find the successor. Find the successor. Successor का मतलब आप पहले से ही जानते हो क्या होता है, +1 है ना. successor का मतलब होता है एक आगे, that is +1. फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड पार्ट लिखा है कि -70, इसका सक्सेसर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? -70 + 1. और -70 + 1 will be equal to -69, because minus plus is equal to minus and sign will be of negative because 70 is the greater value. In question number 10, it is saying find the predecessor. predecessor का मतलब होता है एक वैल्यू पहले की, प्रीवियस वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जांपल -351 सेकंड पार्ट है. ठीक है, -351 का प्रेडिसेसर निकालना है, दैट मींस -351 - 1. माइनस माइनस विल बी प्लस, इट विल गिव अस 352 with a negative sign, hence it will be -352. So that the completion of your exercise 1B. Tomorrow we will be starting with exercise 1C. Thank you. Hello student, this is Meenakshi Trivedi. I am your physics teacher. Student, in previous class we have learned that how to find the area of regular surfaces from unit first, which was area and its measurement.
Now today we will start its second unit, which is volume and its measurement. So what is volume? The space occupied by a substance whether it is solid, liquid or gas is called its area, its volume. The space occupied by a substance, whether it is solid, liquid or gas, is called its volume. Student, take a glass as shown in this figure and then paste a paper strip on it. After that, pour some water into it. Now mark the water level on paper strip as point A. After this, take a piece of stone and tie it with a string. Then suspend this stone inside the water. You will notice that the level of water has risen. Now mark the new level point B. It shows us that the stone has displaced water equal to its volume because has occupied space in water. Now its unit. Student, in Standard International or SI system, the unit of volume is cubic meter. Student, how big is cubic meter? 1 cubic meter is the volume occupied by a cube whose each side equal to 1 meter. So 1 meter cube equal to 1 meter into 1 meter into 1 meter. 1 cubic meter is the volume occupied by a cube whose each side equal to 1 meter. 1 meter cube equal to 1 meter into 1 meter into 1 meter. Now student, some multiple unit of volume. Some multiple unit of volume. Student, when we have to measure a smaller volume of an object, so we need some kind of smaller unit, and these units are known as some multiple unit of volume, and the unit is cubic centimeter. Now relationship between meter cube and centimeter cube. Student, 1 meter cube equal to 1 meter into 1 meter into 1 meter. So as you know that 1 meter equal to 100 centimeter. So
100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter, which is equal to 10 to the power 6 centimeter cube. So we can say 1 meter cube equal to 10 to the power 6 centimeter cube. Now formula for calculating the volume of regular bodies. So first formula is volume of cube equal to side into side into side. Second, volume of cuboid equal to length into breadth into height. And third, volume of cylinder pi r square h. Here r is the radius and the value of pi 22/7 or 3.14. And volume of sphere sphere 4/3 pi r cube. So student, today's class is over. Thank you. Students, welcome to SCI online classes of chemistry. Today class of the class 7 and the chapter name is mathematics composition. Students, today topic is properties of gases. In my previous video lecture, I'll explain about the properties of solid and properties of liquid. Today I'll explain about the properties of gases. These are the three classified forms of the matter. And matter are that type of substance which occupies space and having mass is known as matter. So today I'll explain about the properties of gases. Students, that is you assume that is the structure of gases, and these are known as intermolecular particles. Intermolecular particles. So you can say that those type of particles which are used in the formation of gaseous matter, in the formation of gases, is known as intermolecular particles. You also said that those type of particles which are used in the formation of matter, which are solid, which are liquid as well as gas, is known as intermolecular particles. And the space, that is the space which present inside of intermolecular particle is known as intermolecular space. That is known as intermolecular space. Now student, the first properties of gaseous particle is it don't have fixed shape and it also don't have fixed volume. You can say that it have indefinite shape and not a fixed volume. What is the shape? For example, if you spray a fog, then shape of fog particles are not fixed. That is why you are completely said that the shape of gaseous particle are not fixed. Second one, it also don't have fixed volume. For example, like as if you spray a fog, if you spray any other perfume, that is why the coverage area of perfume inside of your surrounding is not fixed. So coverage area is not fixed. That is why you can say that the volume of gaseous particle is also not fixed. So first property, it
don't have fixed, safe, and having indefinite volume. I hope students आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी इजीली एक्सप्लेन हो गया होगा. दैट इज द सेकेंड वन प्रॉपर्टी. The second one property is about the compressibility. What is compressibility? Compressibility is that type of force which is applied by the surrounding to a matter, and the particles which present the formation of matter is easily compressible, is easily near about, closer together. So the particle of gases are compressible. For example, like this, if जब आप बैलून्स को कभी भी इन्फ्लेटेड करते हो, फुलाते हो, दैट इज वाई आप उसे इजीली कंप्रेसिबल कर सकते हो. सो यू आर इजीली सेड दैट द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल. सो इस कंप्रेसिबल in nature. You also said that it is highly compressible in nature. ये आपका नेचर में कैसा होता है? Highly compressible होता है. The third one property of liquid, the third one properties of gases, the third one property of gases about the kinetic energy. Student, I'll explain about the kinetic energy in my previous video. Kinetic energy is that type of energy which is required for the movement of particles. Particles के movement के लिए जो भी आपकी energy required होती है, which energy is known as kinetic. So that type of energy which is used to the movement of particles, and particles of gases is easily moved. That is why even highly moved. That is why you can say that the kinetic energy of gaseous particle is high. It have high kinetic energy. So third property, it have high kinetic energy. And fourth one property is about the interparticle space. The space which present inside of the intermolecular particle is known as intermolecular space, and the intermolecular space of gaseous particle is too much high. So it have high intermolecular space. And next one property about the force of attraction. Students, particles of gases present in too much far distance. Far distance, it means the distance of gaseous particle is too much high, too much long, too much far. That is why you can say that the attraction force between the two particles is also low. Why? Because for example, like as एक स्टूडेंट आपका इस कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, सेकंड वन स्टूडेंट आपका, सेकंड वन फ्रेंड आपका उस कॉर्नर पे खड़ा है. That is why the distance between the two students is too much far. That is why अगर आप चाहते हो कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को easily bind up कर ले, force of attraction से खींच ले, that is possible? No, that is not possible. That is why you can say that the force of attraction between the gaseous particle is too much low. So it have low force of attraction. And what is the example of gaseous particle? Student, the example of gaseous particles are, for example, like as perfume, for example, like as air which present in your surrounding and also essential for our breathing. So these all are the example of gaseous particles. In my next video lecture, I'll explain about the properties of solid, liquid and gases difference. What is the difference between the
properties of solid, properties of liquid and properties of gases. So firstly, you have understood these all property about the solid, liquid and gases, and now start for my next video. Thank you. Have a nice day. Have a cheerful morning to all of you. Students, this is your biology class for class 7. And my today's topic is organ system. So students, you know that organ do a specific function, do a specific job, but they do not work alone. Usually they work in a team. So this team is called organ system. In a simple word, we can say that a group of organs working together is called organ system. So, what is the example of organ system? First is digestive system. Students, the digestive system is the organ system which is made up of several organs. And what is the function of digestive system? To digest the food. And this organ system is made up of several types of organs like food pipe, mouth, stomach, large intestine, small intestine, and liver. So there are various organs which form a organ system is called digestive system. And you know, each organ also have a specific function. Means food pipe to pass the food from the mouth to the stomach, mouth to chew the food. So all these organs have the specific function, but collectively they are known as digestive system, and they work together. A group of organs which work together to digest the food is called organ system. And in our body there are several types of organ system like excretory system, muscular system, circulatory system, skeletal system, nervous system. So there are various types of organ system in our body which perform a specific functions. All the organ system have different jobs. And there are several organs which are involved more than one organ system, like liver. Liver is the organ which involved in two organ system. First is in digestive system and second is in excretory system. So liver involved in two organ system, digestive system and excretory system. What is the role of liver in the digestive system? To digest the food. But in excretory system, to get rid of waste, it is the function of liver in the excretory system. Similarly, next is the kidney, which also involved in two organ system, like in excretory system and in circulatory system. So this is the organ system of animals. And now the organ system of plants.
So organ system in plants. In plants, two types of organ system are found. First is root system and second is shoot system. So students, the part below the ground is the root system and part above the ground is the shoot system. Root system bear the primary root and secondary root. But shoot system bears leaves, flowers, branches, stem, buds, fruits. So all these parts of the plant bear the shoot system. We can say that these are the organs of plants. Leaves, branches, stem, these are the organs which group and work together to form an organ system is a shoot system. So these are the organs, primary root, secondary root, which make a organ system, root system. Okay. So this is the organ system and next is organism. So student, next is organism. A group of organ system collectively form an organism. So organism is a group of organ system which collectively form an organism. We can say that organism possesses a well-defined structure which possesses a small parts. Means it is a well-defined structure which possesses a small parts, like the whole body is the organism. You know that organism is the living things, means whole body of a plant, animal and human beings. This is the organism and it possesses a small parts like our hand and leg, mouth. These are small parts which combine together form an organism. So students, this is the organism is made up of a smaller unit which is a cell. You know that cell is the smallest unit of every living organism. So this is the smallest unit of every living organism. So living organism is smaller unit से बनता है. And a group of cells combined together form a tissue which work together. A group of similar cells which work together, a group of similar cell which work together is called tissue. And now tissue form and organs. So what is organ? A group of similar tissues which work together. Is called organs. And now organ system. So organ system is a collection, a group of organs is called organ system. And next is organism. So organism is a group of organ system. Organ system. This is the smallest unit of every living organism. Means cell is the smallest living of every living organism. And by this flow chart, you can easily understand the cell, tissues, organ system and organism. So that's enough for today. Students, thank you class. Have a nice day.
explain you geography first chapter, representation of geographical feature for class 7th. In my previous lecture I have explained you types of scale. What bubble scale, representative fraction or linear scale or graphic scale. And now today I will continue the same chapter. And my today's topic are measuring distance on the map. So let us start the chapter. Distance is the space between the 2 points. It may be short distance or long distance. So distance क्या होता है बच्चों? Space होता है between the 2 points. 2 points के बीच में. It may be short distance or long distance. तो short distance भी होता है और long distance भी होता है. In India we use the metric system. India भारत में हम लोग कौन सा system use करते हैं? Metric system use करते हैं. Distance is measured in kilometers, meters or centimeters. So this is the picture of linear scale. So there are 1000 meter in 1 kilometer and 100 centimeter in 1 meter. The distance is normally measured in a straight line. तो distance को कैसे measure किया जाता है बच्चों? Normally straight line में measure किया जाता है. On the map, the distance is measured with the help of scale. तो map में distance को कैसे measure किया जाता है बच्चों? Scale से. Scale is a measuring line. The ratio between the distance of 2 points on the map and the ground distance in the same units is called scale. So what is the definition of scale? The ratio between the distance of 2 points on the map and the distance of the ground in same unit is called scale. So student, measuring distance on the map. Measuring distances in a straight line or as the crow flies. तो अब हम measuring distance को कैसे measure करेंगे? Straight line में या as the crow flies. तो what do you mean by crow flies? As the crow flies phrase refers to the shortest distance between 2 points. तो crow flies जो phrase है वो क्या refer करता है? Shortest distance between 2 points. It can be measured directly by using the scale or help of divider. तो इसको हम लोग कैसे measure कर सकते हैं? Directly scale के through या divider के through. Now next is to measure the distance of curved road, river or canal. तो पहले हम क्या बोल रहे थे कि स्ट्रेट लाइन को मेजर करना. अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? द डिस्टेंस ऑफ अ कर्व रोड, रिवर और कैनल. कर्व रोड को, रिवर को और कैनल को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? तो 2 methods are adopted for this purpose. First is with the help of paper strip. Take a strip of paper and puts its edge at the straight point and mark it on the paper. Follow the curve with the string and again mark the end point. Now place the paper string on the linear scale and calculate the distance. तो पहला मेथड क्या है बच्चों? With the help of paper strip. पेपर की स्ट्रिप से हम कैसे मेजर करेंगे? So student, first method with the help of paper strip and the second method is with the help of a thread. धागे की मदद से हम curved road को कैसे distance measure करेंगे? This is the picture of the curved road. So take a piece of thread and put a knot on one end. मतलब कि thread का एक piece लीजिए और उसमें knot लगाना है एक तरफ. Place the knotted end at the starting point and move along the curve of the river along with the thread. Mark the end point. तो end point को क्या करना है बच्चों? Mark करना है. You can see in the picture कि this is the end point. Mark the end point with an ink
डॉट, इंक डॉट से इस एंड पॉइंट को आपको क्या करना है, मार्क करना है। On the thread, now stretch the thread along the linear scale. उसके बाद क्या करना है, थ्रेड को आपने क्या कर देना है, फैला देना है linear scale, along with linear scale के साथ till the mark end and calculate the distance. So this is the picture of the measuring distance of curved rod with the thread. So two methods are adopted for this purpose. First with the help of paper strip and second with the help of thread. Now my next topic is conventional sign and symbol lesson. So student, it is the most important component of the map. It is not possible to draw on the map the actual size and shape of different features like buildings, roads, bridges, canals, railway lines well. So they are shown by using certain colors, letters, shades, पिक्चर्स एंड लाइन। तो ये पॉसिबल नहीं होता मैप में कि एक्चुअल साइज और शेप, डिफरेंट फीचर के एक्चुअल साइज और शेप को ड्रॉ कर सके। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफरेंट कलर, शेड्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are easy to read. Maps have a universal language. तो मैप की क्या होती है बच्चों, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल। व्हाट आर कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल? Map has universal language that is called conventional sign and symbols that be understood by all. These symbols are used to give maximum information. These symbols have used to give maximum information in detail about an area. Appropriate colors, by using appropriate colors. A list of relevant conventional sign is given at the bottom of the map. So this list is also called lesson. तो बच्चों मैप को स्टडी करना आसान नहीं होता है। To easy to read the map, these sign and symbols are used, and it has called the map universal language. So many colors, shade, pictures and lines are used in a map to represent the features. So the list of these conventional sign and symbols are called legend. Now next is representation of urban man-made features on the map by using symbols, sign and symbols. तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले settlements. How can we show the settlements on a map? These are the settlements. Permanent hut. This is the symbol of permanent hut, and this is the symbol of temporary hut, and this is the symbol of deserted town. Now types of settlement. There are 3 types of settlement and they are shown in a red color. तो ये हमेशा हमको कहाँ दिखते हैं मैप में, रेड कलर में। These are 3 types of settlement. First, nucleated settlement. Look at the picture. This is the picture of nucleated settlement. These are the settlement clustered together in a group. तो आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं कि ये सेटलमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों, एक साथ सटे होते हैं ये घर, क्लस्टर टुगेदर टू ईच अदर इन अ ग्रुप में एक साथ कई घर आपको दिखाई देंगे। इट कैन बी फाउंड इन रेलवे स्टेशन और माइन और एन इंडस्ट्रियल साइट। तो ये इस तरह के सेटलमेंट्स हमें कहाँ दिखाई देते हैं, रेलवे स्टेशन में, इंडस्ट्रियल साइट में और माइन में। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सेटलमेंट इज linear settlement. This is the picture of linear settlement. These are the settlement which usually develop on either side of a main road with a view to provide services. तो बच्चों इस तरह के सेटलमेंट आपको मेन रोड की एक
दिखाई देंगे जो कि क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एग्जांपल ढाबास, hotels and shops. And our third type of settlement is scattered or dispersed settlement. In this, the permanent huts and hutments are isolated or scattered. तो इसमें क्या होता है बच्चों, परमानेंट हट और हमारी हटमेंट्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, दूरी पे होती हैं. Now, so these are three types of settlement: nucleated settlement, linear settlement, and scattered or dispersed settlement. Now that's all for today. I will continue my chapter in my next video. Hello class, welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I am your history teacher. This is your history class. Today, I will explain you chapter first, Medieval Europe, Rise and Spread of Christianity. Now, I will explain you medieval Europe and how rise and spread Christianity. The topics of the chapters. The topics of the chapters are: first, medieval age; second, socio-political system; third, Roman conquest, the Palestine; and fourth, advent of Christianity. And for topic number 5 is Jesus Christ. Now, students, we discuss about Middle Age. Today, I will discuss about Middle Age. Thus, we say the term medieval age associated with the Middle Age. Thus, we say the Middle Age is associated with Middle Age. Yani medieval is associated, they are related with Middle Age. Now, I will explain the time period, how many time period divided into history. It's divided into 3 parts. First, Ancient Age, and second, Middle Age, and third, Modern Age. Now, I will explain you first Ancient Age. Ancient Age is called the old time. We are in ancient time is also called the Prachin Kal. In that period, people have no facilities of communication, transportation. They suffer many difficulties in life and they lead a very hardful life in that time. And now we discuss about ancient time in previous class 6. In class 7 we learned about, we discuss about in medieval age, how people enter in medieval age and how many great inventions and new ideas invented in medieval age. Students, in Asia and Europe, the medieval age extends. In Asia and Europe, the medieval age extends. Thus we say in Asia and Europe, medieval age extends roughly between CE 600 to about 1500 CE. Now I will discuss about you India and Europe. The time period of medieval age is 600 CE and 1500 CE. Point number next,
in India, medieval period further divided into two parts. In India, medieval periods divided into two parts. First, early medieval period, and second, late medieval period. First, early medieval period. Early medieval period is CE 700 to CE 1200. Next, late medieval period time is CE 1200 to 1750. Now, I will explain कि by CE 500 and by CE 500 the Roman Empire in the West, माने the Roman Empire found in West was destroyed as a result of inventions. Inventions means attack by barbarians. Students, who were barbarians? Yeah, what means barbarians? So the people who are extremely violent, cruel and uncivilized people are called barbarian. Now I will explain कि Western Europe, and in Western Europe was divided into a number of small kingdoms. In that time, the Western Europe divided into small kingdoms. The moment of Renaissance in Europe is also development that happened during this period. In this period, Renaissance is a movement that happened in Europe. In past time, in that time, many changes occur in Europe. We talk about India. कि how many changes in India in the Middle Age, medieval age. About this time, the Gupta Empire in India crumbled. माने गुप्ता एम्पायर्स जो थे इन इंडिया क्रम्बल्स, माने उनका जो राज था क्रम्बल यानी कुचल दिया गया था, डिस्ट्रॉय समाप्त हो गया था ड्यू टू वीक किंगडम्स, बिकॉज इन गुप्ता किंगडम देयर वर नो ग्रेट किंग्स, देयर वर नो ग्रेट एम्पायर. तो ड्यू टू वीक किंग्स एंड हुना इन्वेंशंस यानी हुना के आक्रमण से. In early years of the 17th century, Prophet Muhammad founded Islam. In early 17th century, Prophet Muhammad founded Islam. So, in that time, the Arab civilization in course of time became most advanced in the medieval world. Thus we say in whole world the Mughal, yani the medieval age in our civilization have been course of time in all over the world. Now I will explain the next topic of this chapter ki socio and political system. Thus we say how many changes in that time in political, socio and economic system, because there was a general decline in trade and commerce. Thus we say that many changements occur in trade and commerce, and the land became the most important form of property. In that times, most of the population engaged in agriculture, so the land
became the most important form of property. Understand? Second point, the socio and economic changes were very marked in Western Europe. Many socio and economic changes, many socio and economic changes marked in Western Europe. Thus we say in many socio-economic and political changes occur in all over the world. The system that developed first in Western Europe, माने a system that developed first in Western Europe in this period, यानी in medieval period, and later in other part of the Europe, माने first it developed in Western Europe and in later it developed in Europe is called feudalism. Means Samantavad. Now we talk about feudal system. What means feudal system? In Hindi, feudal means called Samantavad, a system in which peasants and farmers received land and protection. In this system in which farmer received their land from a lord and worked in that lands and fought for him in a return, that is called feudal system. यानी सामंतवाद एक वह व्यवस्था थी in which farmers received the land from their lords and worked to their lands as a worker. Economic life of that period या that times in medieval period, economic life so under this system was predominantly means mainly यानी main या important यानी mostly rural and main divisions in society. Yeah, this system is primarily rural, माने the system in that time is rural, and main divisions in society was between farmers who worked on the land and feudal lords. The farmers in that time worked to their land as the worker of feudal lords. And in other part of the world, many changes that took place in social and economic life of the people. Thus we say कि however many spikes of the differences took place, but many similarities are given in this chapter in that time. Now we discuss about the third chapter कि how Roman conquest of Palestine, माने how Roman conquest of the Palestine. So at first the siege of Jerusalem. The siege means a situation in which the many soldiers, a situation in which an army surrounded a palace. Siege means a situation or army surrounded in that place of the Jerusalem occurred during Pompey. During this time, Pompey the Great's campaigns in the east. Great campaigns in the east. His conquest of Jerusalem and his conquest of the Jerusalem spelled end of Jewish independence as yani at that time his conquest of Jerusalem spelled the end of Jewish independence as Judah and became a part
Roman Empire, and in that time it became a part of Roman Empire. The siege continued for 3 months. The siege जो थी यानी the siege जो थी continued for 3 months, माने continue already in 3 months, resulting in death of 12,000 Jews. माने that's result कि 12,000 Jews जो थे in deaths, while only a dozen of Roman troops were killed. Thus we say that कि in that time Roman troops were killed. Now I explain chapter 1st and topic 3rd, and tomorrow I will teach you the topics of 4th, advent of Christianity, and in that topic I discuss about Jesus Christ and how he born and how he advent the Christianity in Europe. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज मैं क्लास 7 इंग्लिश मीडियम को चैप्टर फर्स्ट नेम मम दैनंदिनी पढ़ाने जा रही हूँ। ब्रैकेट में लिखा है बच्चों समय वो था, यानी समय का ज्ञान। तो सबसे पहले देख लीजिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 6, ये ब्लॉक्स बनी हुई है और इसके साथ ही इसमें टाइमिंग दी हुई है। तो संस्कृत में हम समय को कैसे बताते हैं ये इसमें आप समझिए। तो सबसे पहले आप ऊपर देखिए, ये क्लॉक बनी हुई है, ये 12 बजे का जो टाइम है यानी 1 घंटे का, वो सामान्य समय है। फिर सपाद यानी सवा, जैसे 3:15 हम बताते हैं, उसको बोलेंगे सपाद। 6:30 7, साढ़े को हम संबोधित करते हैं सार्ध शब्द से। और फिर पादोन यानी पौने, जैसे 2:45, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम बोलते हैं 7 o'clock बोलते हैं, यानी 7 बजे। बजे को हम बताएंगे वादनम शब्द से या फिर वादने, दोनों ही सही है, वादनम या वादने। जैसे 7 बजे का समय फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोले सप्त वादनम या सप्त वादने, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, 1:45 का समय है, इसको हम बोलेंगे, यानी 2:45 है ना, तो हम इसे बोलेंगे पादोन द्विवादन, ठीक है। 2:45 है तो पादोन त्रिवादन। अब देखिए ये क्लॉक 1 2 3 4 क्लॉक है। अब ये क्लॉक जो है 1 बजे का समय बता रही है, तो इसको हम संस्कृत में कैसे बताएंगे? 1 वादनम। 2 बजे का ये समय बता रही है घड़ी, तो इसको हम बोलेंगे द्विवादनम। 3 बजे का समय त्रिवादनम, 4 बजे का समय चतुर्वादनम। आइए इसके आगे, 1:15 सपाद 1 वादनम, 2:15 सपाद द्विवादनम, 3:15 सपाद त्रिवादनम, 4:15 सपाद चतुर्वादनम। फिर 4:30 1:30 का टाइम है, तो सार्ध 1 वादनम, सार्ध द्विवादनम 2:30 बजे का समय है,
3:30 सार्ध त्रिवादनम, 4:30 सार्ध चतुर्वादनम। इस तरह से हम समय को संबोधित करते हैं। अब आइए पौने का समय कैसे बताते हैं, 45 मिनट्स का। ये देखिए 12:45 यानी 1:45। तो ये हम बोलेंगे 1:45 को पादोन एक वादनम, 1:45 पादोन द्विवादनम, 2:45 पादोन त्रिवादनम, 3:45 पादोन चतुर्वादनम। इस तरह से हम समय को संबोधित करते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, सवा शब्द को हम सपाद से संबोधित करते हैं, साढ़े को सार्ध से संबोधित करते हैं और पौने को पादों से संबोधित करते हैं। क्लियर? अब बच्चों इसके बाद आता है ये संस्कृत की पंक्तियां स्टार्ट हो रही हैं लट लकार से पुनरावृत्ति, यानी लट लकार की पुनरावृत्ति हो रही है इसमें। तो ये जितनी भी पंक्तियां संस्कृत की दी हुई हैं इनका आपको हिंदी अनुवाद करना है। और हिंदी अनुवाद यानी हिंदी अर्थ जब आप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक देवती, आपकी बुक का नाम क्या है? देवती। तो देवती को आप ऐसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है, देवती। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक देवती के मम दैनंदिनी, ये लेसन का नाम देंगे, मम दैनंदिनी समय बोधा पाठ से ली गई हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक देवती के मम दैनंदिनी पाठ से ली गई है। फिर जितना आप जिन पंक्तियों का अर्थ लिख रहे हैं, जैसे यहाँ प्रणवा से स्टार्ट हो रहा है और भवती तक आपको इसका अर्थ लिखना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, संकेत डालेंगे साइड हेडिंग, फिर प्रणवः डैश 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 भवती। समझे? ये संकेत है, यानी आप यहां से लेकर के यहां तक इसका हिंदी अर्थ लिख रहे हैं। क्लियर? तो पहले आपने संदर्भ लिखा, आपने बताया कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं, फिर आपने संकेत डाला, उसके बाद साइड हेडिंग डालेंगे अर्थ। क्लियर? अब देखिए मैं इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ा रही हूं, आप ध्यान से सुने। जैसे मैं पढ़ा रही हूं एक एक शब्द का अर्थ, ऐसे ही आपको लिखना है। आपको अपने शब्दों में नहीं लिखना है, आपको इन संस्कृत पंक्तियों का हिंदी अनुवाद करना है। देखिए, प्रणव ओंकार चा द्वे मित्रे स्तः, प्रणव और ओंकार, चा मीन्स और, प्रणव और ओंकार, द्वे मित्रे दो मित्र, स्था मीन्स है, प्रणव और ओंकार दो मित्र हैं। प्रणव केंद्रीय विद्यालय पठति, प्रणव केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, पठति पढ़ता है। ओंकार चा नवयुग विद्यालय, चा मीन्स और। संस्कृत में हम चा शब्द बाद में लगाते हैं, जैसे राम और श्याम, इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? रामः श्यामः चा, रामः चा श्यामा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रामः श्यामा चा। ओके? और ओंकार नवयुग विद्यालय में, उभो मीन्स दोनों, विद्यालयम गच्छता विद्यालय जाते हैं, परस्परम च आलपतः, और परस्पर मीन्स आपस में, आलपतः बातचीत करते हैं। प्रणव और ओंकार दो मित्र हैं, प्रणव केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और ओंकार नवयुग विद्यालय में। दोनों विद्यालय जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। प्रणव प्रणव, नमस्ते ओंकार नमस्ते, इसको हिंदी में लिखेंगे ऐसे, नमस्ते ओंकार नमस्ते। ओंकार ओंकार, नमस्ते प्रणव, नमस्ते प्रणव। किम तुम विद्यालयम गच्छसि, किम मीन्स क्या, तुम विद्यालय जा रहे हो। गच्छसि लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, और लट लकार का प्रयोग हम वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं। और
वर्तमान काल जो लट लकार है वो ता ती ते और रहा रही रहे दोनों के लिए ही लट लकार प्रयोग की जाती है, यानी संस्कृत में आईएनजी के लिए अलग से लकार नहीं होती। तो जाते हो या जा रहे हो दोनों ही शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो। नमस्ते प्रणव, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? प्रणवः प्रणव। आम मीन्स हाँ। अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। किम त्वम अपि विद्यालयं गच्छसि? किम मीन्स क्या, क्या तुम, अपि मीन्स भी, क्या तुम भी विद्यालय जा रहे हो? ओंकार ओंकार। बाढ़ मीन्स हाँ। तो विद्यालय मम विद्यालय से समीपे एव अस्ति। तो मीन्स तुम्हारा विद्यालय मेरे विद्यालय के पास में ही है। एव मीन्स ही होता है, समीपे एव पास में ही है। अतः इसलिए आवाम सहैव चलावा। आवाम मीन्स हम दोनों, सहैव सह प्लस एव, साथ ही, चलावा मीन्स चलते हैं, इसलिए हम दोनों साथ ही चलते हैं। प्रणव प्रणव। शोभनम मीन्स सुंदर। भो मित्र, भो मीन्स होता है भो मित्र, हे मित्र। तो विद्यालय से दिनचर्या का अस्ति, तुम्हारे विद्यालय की दिनचर्या क्या है? ओंकारः ओंकार। मम विद्यालय से समय सारणी एवं अस्ति। मम मीन्स मेरे, मेरे विद्यालय की समय सारणी, समय सारणी यानी टाइम टेबल जिसे बोलते हैं आप। मेरे विद्यालय की समय सारणी एवं मीन्स इस प्रकार, अस्ति मीन्स है, मेरे विद्यालय की समय सारणी इस प्रकार है। प्रातः अष्टवादने प्रार्थना सभा। प्रातः अष्टवादने, देखो यहाँ वादने लिखा है, आपने पहले पढ़ा वादनम, एक वादनम द्विवादनम है ना, तो वादने भी प्रयोग कर सकते हैं और वादने भी, वादनम और वादने दोनों ही शब्द सही है। प्रातः 8 बजे प्रार्थना सभा। सार्ध अष्टवादने 8:30 बजे विज्ञान की वेला। सपाद 9 वादने, सपाद सवा, सपाद 9 वादने संस्कृतम, यानी 9:15 बजे संस्कृत। ओके, हाँ बच्चों, उसके आगे देखिए, समय सारणी बता रहे थे ना, तो 10 बजे यानी 10 वादने गणितम, यानी 10 बजे गणित। 10:45 यानी 11:15 पादोन एकादश वादने आंग्ल भाषा। 11:30 यानी सार्ध एकादश वादने मध्यावकाश। 12:45 यानी 12:45 पादोन 1 वादने संगणकम, यानी कंप्यूटर, संगणकम कंप्यूटर। प्रणव प्रणव। किम त्वं विद्यालये क्रीडायाः वेला न भवति? प्रणव बोल, प्रणव कह रहा है कि क्या, किम मीन्स क्या, तो विद्यालय तुम्हारे विद्यालय में क्रीडायाः वेला न भवति, खेल की वेला नहीं होती। वेला समझ रहे, पीरियड। क्या तुम्हारे विद्यालय में खेल की वेला नहीं होती है? ओंकार ओंकार। आम मीन्स हाँ। मध्यावकाशस्य पश्चात भवति, मध्यावकाश के बाद होती है। मध्यावकाश यानी इंटरवल, लंच। आम हाँ, मध्यावकाश के बाद, पश्चात मीन्स बाद, भवति होती है। 1:30 इसको संस्कृत में बोलेंगे सार्ध एकादश वादने, तो सार्ध 1 वादने, यहाँ एकादश नहीं होगा बच्चों, सार्ध 1 वादने, यानी 1:30 बजे का जो टाइम है उसे हम बोलेंगे सार्ध 1 वादने क्रीडायाः वेला।
1:30 बजे खेल की वेला होती है। 2 बजे द्विवादने कक्षाध्यापकस्य वेला भवति, कक्षाध्यापक की वेला होती है। यत्र मीन्स जहां, वयम मीन्स हम, जहां हम कक्षा कार्य करते हैं, कुर्मा करते हैं। 2 बजे कक्षाध्यापक की वेला होती है जहां हम कक्षा कार्य करते हैं। 2:30 यानी 2:30 बजे का जो टाइम है। सार्धद्विवादने पूर्णावकाशः भवति। 2:30 बजे के समय को हम कैसे बताएंगे संस्कृत में? सार्धद्विवादने पूर्णावकाशः भवति, यानी पूरी छुट्टी हो जाती है। तो बच्चों देखिए मैंने संकेत डलाया था ना, कैसे? प्रणव से लेकर मैंने भवती तक डलाया था संकेत, ठीक है। अब देखिए ये भवती लास्ट है, यानी आपका ये अर्थ प्रणव से लेकर के भवती तक लट लकार से पुनरावृत्ति, ये अर्थ कंप्लीट हो गया है। इसके आगे आप पढ़ेंगे लट लकार से पुनरावृत्ति। तो बच्चों आपको अपना वर्क बहुत साफ सुथरा लिखना है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपको बता दें कि आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे। वर्ड मीनिंग जो आपकी बुक में दी हुई है, शब्दार्थ, वो लिखेंगे इसलिए कि जब आप लिखते हैं तो काफी कुछ आपके दिमाग में वो शब्द याद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए पहले आप शब्दार्थ लिखें, उसके बाद इन पंक्तियों का अर्थ लिखें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ठीक है। और संदर्भ जरूर लिखें। संदर्भ एक बार मैं लिख भी दे रही हूं, आप भूले ना। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक देवती के मम दैनंदिनी समय बोधा नामक पाठ से ली गई है। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको ये संदर्भ स्टार्टिंग में लिखना है। आपको मैंने लिख के बताया कि आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर संकेत और उसके बाद अर्थ। क्लियर? तो इस तरह से आप इसका अर्थ लिख लेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। Good morning student, this is your computer class. Class is 7E and the chapter 1 hardware component of the computer. Student, in previous class we discussed external hardware devices. Okay. External hardware, there are two types of external hardware devices. First is input external hardware devices and second is output hardware external hardware devices. In previous class we discussed keyboard, mouse as an external input hardware device. Today we discuss scanner as an input hardware external hardware device. So what is a scanner? Scanner is an input, is an external input hardware device. Okay, this is input device, I know very well, but this is external input hardware device. What is the external hardware device? External hardware devices are those devices
which are connected with computer externally, यानी कि जो कंप्यूटर से बाहर से connected हैं, ठीक है. And what is the use of a scanner? A scanner helps to scan images or printed document. Okay, it helps to scan images or printed text या printed document and converts it digital images. Okay, once again repeat sentence. A scanner can help or a scanner can scan documents, printed documents and images and convert into digital images. Okay, it is used input signal as a graphics information. ये क्या करता है आपका जो इनपुट सिग्नल होता है that take as a graphical information. Okay, now how many types of scanner? In this chapter, how many types of scanner? Flatbed scanner and barcode scanner. First is, what is the flatbed scanner? As the name, flatbed scanner means their surface has flat surface. Okay, it has flat surface for scanning image. It scan thick object. Suppose that you scan a photo, you scan a book, you scan any documents. Okay, that means कि this scan thick object as a input information. Just like scanner shape is this. Okay, so this is a square shape or flat screen. Okay, next barcode scanner. Barcode scanner generally used in a shopping mall. We already aware barcode scanner. आप सभी ने मॉल में देखा होगा जब हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं मॉल में, जब उसकी परचेजिंग के लिए हम लोग बिलिंग के लिए जाते हैं तो वो एक लाइटिंग जैसा एक हाथ में पकड़े रहता है, एक आपका होता है ऑपरेटर और वो आपके जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि आपने जो सामान लिया उस पर से लाइटिंग करता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में आती है. तो क्या होता है अगर आप बहुत ध्यान से आप उस पर्टिकुलर में देखें तो बारकोड स्कैनर में होता क्या है आपका, इन द केस ऑफ बारकोड वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट. बारकोड स्कैनर में आपकी इस तरह से ये वर्टिकल लाइंस होती है. ओके, दीज आर द वर्टिकल लाइंस ऑफ बारकोड. ओके, in barcode scanner has vertical lines which scan barcode scanner scan these vertical lines and send the information on the computer and computer display this barcode related information. For example, suppose a particular product name, product price or description of the product. Okay, so this is the scanner detail. Now second topic is external output device. External output device. External output devices are those devices which is used to display information. Okay, output devices are there are two types of. First is soft copy and the hard copy. Output display in two form. First is hard copy, display information in hard copy, display information by the soft copy. Okay, so examples of
output devices, monitor and printer. In this chapter we discuss only monitor and printer. Now first we have discussed monitor. What is a monitor? Monitor is an output device Now student, what is a monitor? Monitor is a output device. We all have know very well. It display the information. It display the processed information on their screen. Okay, it display the result of processed data. It display the information or processed data on their screen. That display can be that form of text, images and videos. That means that information which are displayed on the screen, it's as a text, images or videos. Okay. The information which are displayed on the monitor screen is called soft copy. Okay. That means the processed data or the display data on the monitor is called soft copy. Okay. Monitor is also called VDU. That means the full form of VDU is video. It is also called VDU. That means full form of video is visual display unit. Okay. Now, types of monitors. There are different types of monitor available. CRT screen, LED, TFT. Okay. Now, today's different types of different size monitors are available. So, student, this is sufficient for today. In previous class, we discussed what is the printer and types of printer. Thank you. Have a nice day.